हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में गाय पर राजनीति कोई नई बात नहीं। भोपाल के बैरसिया की गौशाला में सैकड़ों गायों के कंकाल मिलने के बाद मुद्दा फिर गरमाया। गायों की मौत पर आरोप प्रत्यारोप थमा नहीं था कि गौवंश को लेकर केंद्र सरकार ने जो आंकड़े जारी किए कि प्रदेश में करीब 8.5 लाख गौवंश कम हुआ, लेकिन फिर भी आवारा गायों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। नए आंकड़ों को लेकर विपक्ष एक बार फिर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी सरकार गाय के नाम पर कोरी राजनीति करती है। हालांकि सत्ता पक्ष का यह दावा है कि गौ संवर्धन सरकार की प्राथमिकता में है। गौ संरक्षण के तमाम दावों के बीच में आवारा गायों की बढ़ती संख्या क्या और क्यों और किन वजहों से है, इस पर दोनों पक्षों को सुनेंगे। क्या ये मुद्दा सियासत में आगे काफी समय तक आरोप प्रत्यारोप में उलझा रहेगा या ठोस जमीन पर कुछ होगा, इस पर भी बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी भोपाल के बैरसिया इलाके में सैकड़ों गायों के कंकाल मिलने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का लंबा सिलसिला चला। गौ संरक्षण को लेकर कुछ नए दावे भी हुए और इसी बीच गौवंश को लेकर केंद्र सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उससे एक बार फिर कई सवाल उठे हैं। दरअसल पशु गणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में आवारा गायों की संख्या बढ़कर 8,53,000 तक पहुंच गई है, जबकि प्रदेश में गौवंश बढ़ने के बजाय घट रहा है। 2012 से 2019 के बीच प्रदेश में 8.5 लाख गौवंश घट गया। आंकड़े सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति करने के आरोप दोहराए हैं। गौशालाओं में गौ माता को रख नहीं रहे क्योंकि वहाँ चारा नहीं है, इसलिए छुट्टा छोड़ देते हैं। इसीलिए हमने कहा था ये गौ संवर्धन बोर्ड जो है इसको भी भंग किया जाना चाहिए और पूरे मामले की जांच हो और नए सिरे से ये गौशालाएं बना के गौ माता को रखें। प्रदेश में मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत बनी 951 गौशालाओं में 627 निजी गौशालाएं हैं, जिनमें 2,55,000 से अधिक गायें हैं। साल भर के चारे के लिए 184 करोड़ की जरूरत पड़ती है, लेकिन बीजेपी सरकार ने साल 2021 में चारे के लिए सिर्फ 60 करोड़ रुपए का बजट रखा, यानी प्रति गाय मात्र 20 रुपए। जबकि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 2018 में 150 करोड़ का बजट रखा था। हालांकि गौवंश बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन गौवंश बढ़ने के बजाय घट रहा है, जबकि सड़कों पर आवारा गौवंश की संख्या बढ़ती जा रही है। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि गौ संवर्धन हमारे सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। देखिए, हमारा मानना है कि गौवंश का संरक्षण संवर्धन हमारी और समाज की प्राथमिकता है। हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं और समाज को भी इस पर काम करना चाहिए। सरकार का दावा है कि वो गौ संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में बीते 7 साल में आवारा मवेशियों की संख्या दोगुनी हो गई है। ये आंकड़े गौमाता के संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर सवालिया निशान लगाते हैं। विवेक पटेल, भोपाल। तो गौ संरक्षण के दावे हैं, गौ संरक्षण के लिए योजनाएं हैं, गौ संरक्षण के लिए बजट है, बावजूद इसके आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या और घटता हुआ पशुधन, क्या इस पर सरकार कर रही है और क्या इस पर जितने भी बयान दिए जा रहे हैं वो कोरी राजनीति का हिस्सा हैं? इस पर आज हम चर्चा करेंगे और सीरियसली इस मुद्दे को हल करने की तरफ क्या ईमानदार पहल की जा रही है वाकई, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए दो बहुत ही स्पष्ट वक्ता नेता जुड़े हुए हैं। स्वदेश शर्मा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। पंकज जी, आपसे बात की शुरुआत करेंगे। बातों को बिना घुमाए, बिना किसी ट्विस्ट दिए, जो रिपोर्ट आई है केंद्र की, इसमें कहा है कि पशुधन घट रहा है लेकिन आवारा पशुओं की संख्या बढ़ी है। हम जब इतना डेडिकेशन के साथ में जिस पक्ष के लिए काम कर रहे हैं, एक बजट एलोकेट कर रहे हैं, हाल ही में हमने पढ़ा है कि इसमें बजट और बढ़ाने की बात और प्रस्ताव पर भी सरकार ने काम किया, बावजूद इसके ये चिंता कम होने के बजाय बढ़ क्यों रही है?
देखिए पुनीत जी, आपने जिस विषय का जिक्र किया वास्तव में विषय बहुत गंभीर है। उसके दो पक्ष हैं, पहला राजनीतिक यानी सरकार का था, दूसरा सामाजिक। मैं पहले सरकार और राजनीतिक पक्ष की बात करता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वित्तीय वर्ष के लिए जो पुराना हमारा 2021 का बजट समाप्त हो रहा है, तो उसमें 80 करोड़ का प्रावधान इस गोवंश के लिए किया गया था, विशेषकर गौशालाओं के लिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 627 पंजीकृत गौशालाएं हैं। मध्य प्रदेश में करीब 3400 नई गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजना उस पैसे के साथ मिल रही है। और सबसे विशेष काम हम कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जो कृत्रिम गर्भाधान है, जिसमें हम उन्नत नस्ल के अनुवंश तैयार करते हैं, उस पर बहुत काम किया जा रहा है। और जो आवारा पशुओं की, आवारा गौवंश की जो समस्या है, वो उस नस्ल के कारण है। यदि नस्ल उन्नत नहीं होती है तो बहुत जल्दी वो अनुपयोगी हो जाती है पशुपालक की दृष्टि में। और जब वो अनुपयोगी हो जाती है तो फिर वो सड़क पर नजर आती है। और सड़क पर नजर आती है तो उसके लिए मूल कहां से मूल है, यदि उसकी नस्ल को उन्नत किया जाए, वो लंबे समय तक यदि उपयोगी बनी रहे पशुपालक की दृष्टि में, तो सड़क पर आने की संभावनाएं कम है। अब सड़क पर आने की बात करते हैं। यदि सड़क पर जब वो आती है तो उसके लिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी ने सेवा शुरू करी है। लगभग 5 साल उस सेवा को हो गए। एक नंबर है 1962 और ये विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लिए पुनीत जी ये नंबर है। और इस नंबर पर यदि आप डायल करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का पशुधन हो, किसी प्रकार का गौवंश हो, चाहे वो भेड़ बकरी जैसे छोटे पशु हों और जो भी आप घर में पालते हैं, यदि आप 1962 पर कॉल करेंगे उनकी मदद के लिए, तो सरकार की ओर से व्यवस्था है। और 5 घंटे से 72 घंटे के अधिकतम समय में इस योजना पर अमल हो सकता है। और कोई भी चाहे तो इस योजना का प्रयोग लाके आप चाहें तो अभी 1962 डायल करके देख सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम इस विषय पर बहुत गंभीर हैं और यही इसका सबसे बड़ा उपाय है कि जहां भी जागृति की बात हो सरकार के स्तर पर, सरकार अपना दायित्व निर्वहन कर। बात है सामाजिक जागृति की बात, कि सामाजिक जागृति की बात भी करना बहुत आवश्यक है। खेती के उन्नत तरीकों के चलते जिस प्रकार पहले जो गौवंश था, विशेषकर बैल का जो उपयोग होता था कृषि के लिए, अब वो तुलनात्मक रूप से लगभग नगण्य हो गया है। तो इसीलिए सरकार के प्रयास ये हैं कि 2 स्तर पर काम किया जाए, नाव के दोनों चप्पू चलाए जाए, कि राजनीतिक यानी सरकार का दायित्व का निर्वहन किया जाए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि 1962 नंबर पर आप डायल करेंगे तो पूरे प्रदेश के विशेषकर ग्रामीण अंचल में किसी भी प्रकार के पशुवंश के लिए यदि घटना दुर्घटना की स्थिति है तो उपचार की सहायता और उपचार और दवा कहां से मिलती है? सरकारी अस्पताल से। शहरी क्षेत्र में विशेषकर जितने जिला पशु चिकित्सालय वहां पर प्रावधान किया गया है। गो संवर्धन का जो बोर्ड है वो बहुत सजगता सतर्कता के साथ काम कर रहा है। कल ही मध्य प्रदेश की सरकार ने लगभग 39 करोड़ रुपए, 39.70 लाख रुपए जो करोड़ रुपए जो है वो स्वीकृत किए हैं। 39.70 लाख रुपए किस लिए? ताकि जो पंजीकृत गौशाला है उनको चारे की व्यवस्था हो सके। तो मुझे लगता है सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि काम को और तीव्र करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ सामाजिक दायित्व भी जरूरी है। और उस सामाजिक दायित्व के लिए हमको बहुत सजगता के साथ काम करना पड़ेगा। दोनों जगह सामाजिक दायित्व से जुड़ा हुआ है, जिसमें शायद एक सरकारी प्रयास अगर जुड़ जाए, क्योंकि ये मैं नई बात नहीं कह रहा हूं, ये बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के मुंह से भी हमने सुनी है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुंह से भी सुनी है, जो वाकई गौ संरक्षण के प्रति चिंतित हैं। वो बात यह है कि हमारी परंपरा का हिस्सा रहा था कि हम अपने घरों से रोटी, अनाज, जो भी चीज़ें होती थी वो गौवंश के लिए निकाला करते थे। जगह सरकार ने दे रखी हैं, कई गौशालाएं बना रखी हैं, लेकिन गौशालाओं में मौत की एक प्रमुख वजह अगर उनके भूखा रहना है या भूख की वजह से मौत होना है, तो इससे शर्मिंदगी की बात जितनी सिस्टम की है उतनी बाकी के सोशल सिस्टम की भी बन जाती है। क्या ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई जा सकती दायित्व सौंप कर कि यहां से अनाज कलेक्ट करके वहां दिया जाए? क्योंकि अगर भुखमरी की वजह से मृत्यु हो रही है या उस वजह से सड़कों पर भ्रमण हो रहा है, तो फिर इसे दूर करने की तरफ अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं है, कोई ठोस कैंपेन क्यों नहीं? पुनीत जी, मध्य प्रदेश का जो गौ संवर्धन बोर्ड है वो इसी दिशा में विशेष कार्य कर रहा है। और उस गौ संवर्धन बोर्ड का जो मूल उद्देश्य और दायित्व वो यही है कि पशुधन के प्रति, विशेषकर गौवंश के प्रति, गौ माता के प्रति सामाजिक जागृति और चेतना को और सशक्त किया जाए। हमारी चेतना के स्तर को उच्च स्तर पर लेकर जाया जाए, जहां हमारी जो सनातन परंपरा, आज मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे घर में रोटी निकलती है, पर संभव है कि मेरे आस पड़ोस के घरों में शायद गाय की रोटी ना निकलती हो। तो ये चीजों पर काम करना है। और अभी भी मैं साधुवाद देता हूं, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं, कई सारी संस्थाएं काम करती हैं कि रेडियम लगाती हैं। उनको सरकार ने आधार पंजीकरण की पुनीत जी व्यवस्था शुरू करी है कि आधार पंजीकरण शुरू किया जाए। आवारा पशुओं के लिए जो नर पशु को जो कैस्ट्रेशन किया, उनका जो बंध्याकरण किया जाता था, उस प्रक्रिया को अब और आरामदायक कर दिया है।
उस प्रक्रिया में बहुत सरल प्रक्रिया से किया था ताकि पशुधन को कष्ट कम हो, तो उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। तो कई मोर्चों पर सरकार काम कर रही है और सामाजिक जागृति के मोर्चों पर सरकार काम कर रही है। पंकज जी, मैं और एक कदम आगे की बात कर रहा था। आज की तारीख में किसी ने 2-4-5 साल पहले डोर टू डोर कलेक्शन की इतनी बेहतर व्यवस्था, जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार अपने आप को अव्वल ला रहा है, मैं उसी तरह की व्यवस्था क्या डोर टू डोर चीजें कलेक्ट करके जो देना चाहते हैं लेकिन खराब हो जाती हैं, उन तक नहीं पहुंच पाती। ऐसा आपके नहीं, बहुत सारे घरों में होता होगा कि वो अनाज तो है लेकिन पहुंचाने की व्यवस्था सही ना होने की वजह से या तो खराब होता है, फेंकता है, और दूसरी तरफ वही पशुधन उन्हीं की सर्च में सड़कों पर होता है। क्या इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बन सकती? देखिए पुनीत जी, बिल्कुल व्यवस्था बन सकती है और बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं। ये जो पशुधन जिनको लोग कृषक छोड़ देते हैं उनको बहुत सारे लोग अभी संभाल रहे हैं और वो उनका सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि गोबर तो अल्टीमेटली मिलता है। और हम जैविक कृषि की बात करें, जैविक खेती की बात करें, उसका मूल उद्देश्य भी यही है कि जो भी पशुधन को आपने यदि दूध के हिसाब से अनुपयोगी समझ लिया, पर उसके गोबर से, उसके मूत्र से, गौमूत्र से बहुत सारी औषधि, बहुत सारी कृषि की ऐसी जैविक कृषि की खाद बनाई जा सकती है। तो सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मैंने इसीलिए आपको 4-5 उदाहरण गिनाए कि सरकार भी सजग सतर्क इन विषयों को लेकर। हम नर्मदा के तट पर दोनों और 5-5 किलोमीटर में जैविक खेती करेंगे तो जैविक खेती के लिए गोबर की खाद कहां से आएगी? इसी पशुधन से आएगी। गौमूत्र कहां से आएगा? इसी पशुधन से आएगा। औषधि के लिए गौमूत्र कहां से आएगा? हवन के लिए कंडे कहां से आएंगे? इसी गौवंश से आएंगे। तो सरकार भी काम कर रही है और सामाजिक क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। पर आपको सुझाव बहुत श्रेष्ठ है कि ऐसे अभिनव प्रयास होने चाहिए कि गौवंश के लिए भी अन्न संग्रह किया जाए। चलिए, ये डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था, इसकी बात मैं फिर दोहराऊंगा कि निजी नहीं, ये बहुत नई नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कारगर सुनाई पड़ी साउंड की। और ऐसा हो सकता है क्योंकि हमने कचरे के निष्पादन में जब अगर इसको देखा है तो फिर ये तो उससे भी महत्वपूर्ण एक विषय है। स्वदेश शर्मा साहब, थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, आपके पास थोड़ा लेट आया हूँ। आप बताएं, इसमें बिना राजनीति में घुसे हुए या बिना इसमें कोई राजनीतिक बयानबाजी किए, ये विषय आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा था, आपने भी इसमें वैसे ही काम करने की कोशिश की, फिर भी ये जो आंकड़ा आया है कि पशुधन घट रहा है, आवारा पशु बढ़ रहे, ये नहीं समस्या कम हो पा रही। पुनीत जी, ये बिल्कुल इतना जटिल विषय है। इस विषय पर जितनी भी बात की जाए, मैं समझता हूँ बातों से के बतासों से हल तो निकलने वाला है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सनातन संस्कृति में गौ हमारी माता है और माता के लिए हम लोग क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, मैं समझता हूँ अपन तीनों लोग ब्राह्मण बैठे जो चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अपन को ये समझते हैं गौ माता का महत्व क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चाहे गौ माता हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे वो किसी भी भगवान की बात कर लीजिए, धार्मिक भावनाओं को भड़काना और राजनीति करना ये उनका सगल बन चुका है। अभी हम अगर बात करें गौशालाओं की, तो आप ही बताइए, 15 से लेके मैं समझता हूँ अब 17-18 साल इनकी सरकार को मध्य प्रदेश में हो गए। इन 17-18 सालों में जब माननीय कमलनाथ जी की 2018 में सरकार आई तो ये एक गाय को प्रतिदिन 3 रुपए चारे के लिए देते थे, मतलब बजट। कौन? मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, जो गौमाता की बात करती है। आप बताइए 3 रुपए में क्या होता है? माननीय कमलनाथ जी ने इसको तुरंत 20 रुपए किया और 20 रुपए ही नहीं किया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ की हुजूर, जो भोपाल से लगा हुआ क्षेत्र है, जिसपे IBC 24 ने स्टोरी भी की है। वो एक ऐसी मॉडल गौशाला का निर्माण हुआ जिसमें 500 एकड़ जमीन माननीय कमलनाथ जी ने एक्वायर की और उसके बाद उसका निर्माण चालू हुआ। और निर्माण होने के बाद निर्माण भी ऐसा इतना मॉडर्न हुआ है कि अगर कोई अतिथि आए तो उसमें गेस्ट हाउस का भी निर्माण है, उसमें औषधालय का निर्माण है, उसमें कार्यालय है, सारी व्यवस्था है। लेकिन बावजूद इसके अगर ये संजीदगी रखते, अगर ये संवेदनाएं रखते, बिजली का कनेक्शन नहीं है, बिजली के कनेक्शन ना होने की वजह से पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था ना होने की वजह से वहाँ गायों को रखा नहीं जा सकता। और राजधानी के करीब लगा हुआ बैरसिया की अगर बात कर लें तो ये किसी से मैटर छुपा हुआ नहीं है। हजारों गायों के कंकाल, उनकी हड्डियों का व्यापार करने वाली निर्मला सांडिल, वो भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है जो संचालन कर रही थी बैरसिया में, तो उनके कंकालों का व्यवसाय कर रही हैं, चमड़े का व्यवसाय कर रही हैं और उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई है किसी से छुपी नहीं है। चाहे टीकमगढ़ जिला हो, चाहे बैरसिया हो, मुरैना हो, आगर हो, सिलारिया हो, गौशाला संवर्धन की जो बोर्ड है ये कहीं भी संरक्षण करने में सफल नहीं हुआ है और इसे तुरंत भंग कर देना चाहिए। और नए सिरे से मैं समझता हूं पंकज भाई बड़े मुफीद लगते हैं, इनकी नियुक्ति गौ संवर्धन के लिए कर दी जाए तो कम से कम गौ माताओं की सेवा ठीक ठाक ढंग से होती रहे और व्यापार का अड्डा न बन पाए वो। लेकिन सरकार
अपनों को उपकृत करने में लगी हुई है। सरकार ये नहीं सोचती कि हमें गौ संवर्धन के लिए क्या करना। आज आवारा पशुओं की संख्या इतनी बढ़ गई है कि राजधानी की अगर किसी मल्टी में चले जाओ और अगर उसका गेट मल्टी का कैंपस का अगर आपका 1 घंटे खुला रहेगा तो आवारा पशु के रूप में कुत्ते और गाय उस कैंपस में घुसते नजर आ जाएंगे आपको। राजधानी की बात कर रहा हूं मैं, पूरे प्रदेश की तो छोड़ दीजिए। अगर आप हाईवे पर जाएंगे तो हाईवे पर ये स्थिति है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा तो आवारा पशुओं की वजह से होगा। आवारा पशुओं में गाय माता हमारी हुआ करती है कि लोग तो कम जागरूक हैं। मैं इस बात को सहमत हूं कि लोगों की भी कमी है, जब तक वो दूध देती हैं बड़े आराम से उनको। स्वदेश जी, जो बात अभी आपकी जो चिंता है, इसी से मैंने शुरुआत की थी बातचीत की, और इसके बारे में जो पंकज जी ने कहा, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि उसके मूल में अच्छी प्रजाति की गाय हैं और उनका डेवलप किया जाना, उनका संवर्धन है, उनके विकास के लिए काम करना है, उसके लिए जो सरकार प्रयास कर रही, क्या आपको लगता है इससे स्थिति सुधरेगी? देखिए, जब तक अच्छे लोग नहीं होंगे, जैसे जो बैरसिया में जो कांड हुआ, मैं समझता हूं इसमें पशुपालन विभाग, नगर पालिका, राजस्व, जितने अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने ये पैसा खाया है, विधायक निधि, सांसद निधि और सरकार के जितने भी अनुदान हुए हैं, उन अनुदानों की जांच होना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि गौ हमारी माता है और इस पर कानून हमारे संविधान में ऐसा बनाया है कि इसकी सीबीआई से जांच की मांग करता हूं मैं, स्वदेश शर्मा। सीबीआई की से जांच हो और निष्पक्ष जांच जब हो जाए तो जो व्यक्ति इसमें दोषी पाए जाएं गायों की हत्या में, उनको निश्चित रूप से फांसी की सजा होनी चाहिए। करना चाहेंगे? मैं बड़ा द्रवित हूं, दुखी हूं। इस जो उत्तर देना चाहेंगे इस पर संक्षेप में? ये जो बैरसिया की घटना घटी, इसने सबको बड़ी पीड़ा दी। देखिए पुनीत जी, बैरसिया की घटना की जांच की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी से 2006 से उन महिला का कोई वास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ना वो कार्यकर्ता ना पदाधिकारी हैं, और यदि कोई कार्रवाई का विषय था तो प्रशासन ने, अरे तो उसे जेल में डाल दीजिए ना साहब, जेल में डाल दीजिए। हुई है और उनका, अगर आप गौ माता के प्रति इतनी संवेदना रखते हैं प्रवक्ता जी, तो आप उसको जेल में डाल दीजिए। अरे डालेंगे जेल में, अरे सुन, डालेंगे जेल में जल्दी डालिए ना, क्या क्यों हो रहा है? कानून की व्यवस्था, न्यायपालिका जेल जल्दी कर दें, जेल में पहुंचा देंगे। मैं बता रहा था कि उनका जो अवैध निर्माण था, उस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है और जांच की जा रही है ताकि मध्य प्रदेश में कोई और व्यक्ति गौशाला के नाम पर इस प्रकार का अपराध करने का दुस्साहस ना करे। और इसीलिए मैंने आपको वो बिंदु गिनाए कि किस प्रकार सरकार उन मूल बिंदुओं को लेकर चिंतित है कि मध्य प्रदेश में पशुधन जो है वो अनुपयोगी ना रहे, उपयोगी बना रहे हर स्थिति में। खाली दूध के अलावा बाकी जो गोबर है या गौमूत्र है उसका उपयोग किया जा सके। और मध्य प्रदेश से पुनीत जी अभी भी अभियान जारी है। 8वें महीने क्या आपके दिमाग में है? क्या कोई ऐसा मॉडल जहन में है जिसको हम पालन करना शुरू करें, चाहे वो डोर टू डोर इस अनाज या व्यवस्थाओं के कलेक्शन करके वहां तक पहुंचाने की बात हो, चाहे वो सरकारी और अर्ध सरकारी हो या किसी भी स्तर के ऊपर हो, उसमें सहभागिता को लेकर आपके पास में दिमाग में कोई मॉडल है या इसके ऊपर काम कर रहा है? और एक जो गौ संवर्धन बोर्ड पर प्रश्न खड़ा किया विपक्ष ने, इन दोनों पर उत्तर लेंगे। तो ये कि जो भी गौ संरक्षण के नाम पर, गौशालाओं के नाम पर किसी भी किस्म की लापरवाही कर रहा है, जिम्मेदारी लेने के बाद, शासकीय भूमि लेने के बाद, अनुदान लेने के बाद उस पर एक कड़ा एक्शन हो। आपने गिनाया भी कि क्या क्या एक्शन हुआ है, लेकिन क्या वो एक्शन पर्याप्त है, ये सरकार को तय करना है। गौ संवर्धन बोर्ड पर एक सवाल उठाया, मैं चाहूंगा आप उस पर उत्तर दें कि क्या वो अपने औचित्य को कहीं खो तो नहीं रहा? इन घटनाओं से, इन आंकड़ों से बार बार ये सवाल उठता है। और दूसरी बात है, क्या मॉडल है सरकार के जहन में? देखिए, मैंने आपको मॉडल बहुत विस्तार से आपको बताया कि मॉडल बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में गौवंश का जो आनुवंशिक रूप से उनकी नस्ल के उन्नयन की बात कर रहे हैं, उस पर सरकार काम कर रही है। और भारत सरकार की भी कई सारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश में लागू हैं, जो उनके बंध्याकरण की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को और सहज, सरल और बिना कष्ट के तैयार किया जा रहा है। जैविक खेती के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि गौमूत्र और गोबर की उपलब्धता सुनिश्चित किया सके। 1962 के नाम से 1962 नंबर पे यदि आप डायल करेंगे तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में गौवंश के उपचार की निःशुल्क व्यवस्था सरकार की होती है। दवाई, जांच, उपचार, परीक्षण सब उपलब्ध कराता है। यही व्यवस्था शहरों के लिए उपलब्ध है। और जहां तक गौ संरक्षण और संवर्धन बोर्ड की बात है तो निश्चित तौर पर वो अपने औचित्य के अनुरूप कार्य कर रहा है। कांग्रेस को अधिकार है कमी निकालने का और उनका दायित्व, हम उनसे अपेक्षा भी नहीं रखते कि वो किसी कृत्य की प्रशंसा करेंगे। लेकिन गौ संरक्षण बोर्ड और संवर्धन बोर्ड की कई सारी अनुशंसाओं के आधार पर, प्रक्रियाओं के आधार पर सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। और आने वाले समय में आपको मध्य प्रदेश में गौवंश की एक ऐसी
चित्र देखने को मिलेगा कि पूरा देश प्रदेश हर्षित होगा कि मध्य प्रदेश यहाँ भी अव्वल नंबर पर है कि कैसे गौ माता का गौवंश का संरक्षण किया जाता है। हम इतिहास और प्रतिमान स्थापित करके बताएंगे। और इसीलिए मैंने आपको संकेत दिया कि यदि नर्मदा नदी का तट लगभग मध्य प्रदेश में 1000 किलोमीटर से आसपास का है, उसके दोनों ओर 5-5 किलोमीटर के क्षेत्र में यदि खेती होगी तो सोचिए कितनी जैविक खाद की आवश्यकता हमको लगेगी। और हमारा सारा जो गौवंश है जो दूध नहीं दे पा रहा या नई नस्ल को उत्पन्न नहीं कर पा रहा, वो इसमें अपने गोबर के और गौमूत्र के जरिए योगदान दे पाएगा। और यही सरकार की योजना है। और गौ संरक्षण बोर्ड और गौ संवर्धन बोर्ड भी कार्य कर रहा है। और आपको यह भी स्मरण होगा पुनीत जी कि भारत सरकार की भी यही योजना है कि गंगा नदी के आसपास 2500 किलोमीटर का से अधिक का क्षेत्रफल है, गंगोत्री से कलकत्ता तक, और वहां भी जैविक खेती की बात की जा रही है। तो पूरे प्रांत के स्तर पर और देश के कुछ स्तर कहना पर चाहेंगे इसमें कि सारे मॉडल बता रहे हैं गौवंश का मान सम्मान बना रहे, या कांग्रेस की सोच इससे कुछ अलग है? देखिए, मॉडल की बात अगर की जाए तो हुजूर विधानसभा में जो गौशाला में 500 एकड़ में जो निर्माण हुआ है गौशाला का, वो जमीन देने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया था। ये IBC 24 ने आधा घंटा की स्टोरी की है और इसमें ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि प्रबंधन बदला जाना चाहिए हर साल में। और लाइट का कनेक्शन अभी तक नहीं दे पाए, तैयार है गौशाला। और ये मॉडल है, आप देख लीजिए IBC की रिपोर्ट, मॉडल मैंने भी सर्च की तो मुझे मिल गई। ये मॉडल है, मतलब इतनी आधुनिक है कि इसमें गेस्ट हाउस तक देखिए, बताइए, सुनिए श्रीमान, बना के तैयार कर दी। और इसमें कुल मिला के जिस तरह जो बजट कमलनाथ जी ने दिया था वो इतना पर्याप्त था, लेकिन आज आप उसमें लाइट का कनेक्शन नहीं दे पा रहे। लाइट का कनेक्शन, आपकी संवेदना इसी से समझ में आती है सरकार की कि आप राजनीति करने का काम कर रहे हैं, वरना लाइट का कनेक्शन इतना बड़ा भारी नहीं है, ना बड़ा भारी बजट लग रहा था उसमें। जब तैयार हो चुकी है, मैंने उसके चित्र देखे, 23,000 पंचायतों में पंचायत का गौशाला की बात करी थी, लेकिन बनाई दिखा दे मध्य प्रदेश में कुछ नहीं किया। लेकिन क्या है, कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाओं का निर्माण, कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाओं का निर्माण किया, उनका संबंधन बोर्ड नहीं कर पा रहा है। वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ गायों की मौतें हो रही हैं। मैं एक तरफ से गिना दूंगा, कई मुद्दों पर राजनीति होती है। स्वदेश जी, पंकज जी, मध्य प्रदेश जहां से शुरू किया था मैं वहीं पर आऊंगा। आप दोनों इस बात से जरूर सहमत होंगे, दिल से सहमत होंगे, भले ही अपने अपने पक्षों के हिसाब से इस पर यहां सहमति दिखाएं नहीं दिखाएं। कई मुद्दों पर राजनीति होती है, लेकिन कुछ मुद्दों को राजनीति से थोड़ा अलग हट जाना चाहिए या राजनीति से परे जाकर काम होना चाहिए। और अगर काम नहीं हो रहा, दोषियों पर एक्शन और आगे की प्लानिंग पर ठोस काम। क्योंकि जब कभी वो तस्वीरें सामने आई, मुझे नहीं लगता कोई पक्ष, चाहे वो पक्ष का विपक्ष का हो, किसी को भी वो तस्वीरें सुकून तो क्या अपार कष्ट देती हैं। और ऐसी तस्वीरों पर और ऐसे आंकड़ों के ऊपर जरूर हम डिबेट करके कोशिश करते हैं कि कुछ कॉन्क्रीट करने की तरफ बढ़ पाएं या उसको सामने रख पाएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।